स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका में। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश वाटिका गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट टाइम क्विक रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो कि बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का मैं लास्ट टाइम क्विक रिवीजन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जी दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब लास्ट टाइम में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत पहला वीडियो यानी पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि है आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। आपके क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एसे राइटिंग का होगा और उसी को मैंने डील किया है अपने फर्स्ट पार्ट में लास्ट टाइम क्विक रिवीजन में। तो आई होप वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और एसे आर्ट को सीखें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए अगले प्रश्न को डील करने वाला हूं, जो कि होगा एक्सप्लेनेशन से। ये दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बुक रेनबो में 2 सेक्शंस हैं, पोएट्री सेक्शंस और प्रोज सेक्शंस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी पोएट्री से आपकी जितनी पोएट्री है उसमें से कहीं से भी पोएट्री के बीच से कुछ लाइंस दिए जाएंगे और आपको उस लाइंस का पोएट्री के सेंस में एक्सप्लेन करना है कि आपने उस पोएट्री में क्या सीखा या उस लाइन के द्वारा पोएट क्या कहना चाहता है। चलिए दोस्तों, हो जाते हैं तैयार आज के इस सेशन के लिए। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और सीखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री। दोस्तों, पहली पोएट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इसके पोएट है जॉन डन। तो इसी पोएम से लिया गया ये लाइन है, जो काफी वीवीआई लाइन है और हो सकता है कि ये लाइन पूछा जाए। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो लाइन जो दिया गया है वो किस चैप्टर से लिए गए हैं। तो उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बता दिया, ऊपर दे दिया है, ये पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का और इसके पोएट हैं जॉन डन और उसी से लिया गया लाइन है। लाइन कुछ इस प्रकार से है, व्हेन thou sighst not wind but sighst my soul away। बहुत ही खूबसूरत लाइन है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, जॉन डन। चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉन डन्स लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता था कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, तो हम लोगों ने लिखा कि ये लाइन लिए गए हैं जॉन डन के लव पोएम प्रेम गीत से, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब मधुरतम प्यार मैं नहीं जाता हूं। आगे है, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, वह एक आध्यात्मिक कवि है। ये लव पोएम है और वो कवि क्या है, आध्यात्मिक। जॉन डन को आध्यात्मिक कवि यानी मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। इन द एबव लाइन्स, अब लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर के लाइन्स में, जो ऊपर लाइन दिए गए हैं प्रश्न में, उन लाइन्स में, उन पंक्तियों में द पोएट कंसोल्स हिज बिलव्ड। तो उन पंक्तियों में कवि क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, मतलब दिलासा देते हैं। किसको, अपने बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को, क्योंकि ही इज गोइंग समवेयर फॉर सम टाइम, क्योंकि कवि कहीं जा रहे हैं कुछ समय के लिए। मतलब कवि जब अपनी प्रेमिका से जुदा हो रहे हैं, कुछ समय के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो अपनी प्रेमिका को, जो कि उनसे दूर होना नहीं चाहती है, उनको दिलासा दे रहे हैं इस पंक्तियों के माध्यम से। द पोएट फॉरबिड्स हर, कवि उनको मना करते हैं, अपनी प्रेमिका को मना करते हैं टू शाई, किसके लिए मना करते हैं, आह भरने के लिए। शाई का मतलब होता है आह भरना, तो आह भरने के लिए मना करते हैं। एंड सीज, और कहते हैं, इफ सी साइज, यदि वह आह भरती है, द विंड विल नॉट ब्लो, यदि वह आह भरेगी तो हवा नहीं बहेगी। द पोएट सेज सो,
कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर साई यानी उनकी प्रेमिका का जो आह भरना होता है हर्ट्स हिम वेरी मच, उन्हें काफी कष्ट देता है, काफी दुख देता है, इसलिए कवि अपने प्रेमिका को साई करने के लिए नहीं कहते हैं। तो आई होप आपने इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लिया और समझ लिया। इसी प्रकार से हमें लाइंस दिए रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन। अगला एक्सप्लेनेशन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी पोएम है किताब की रेनोवो की और इसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। उससे जो लिया गया लाइन है वो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश 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 एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो इस लाइन का हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो स्टार्ट हम सब एक्सप्लेनेशन का इसी प्रकार से करेंगे। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और यहाँ पे पोएम का नाम लिखेंगे और उसके राइटर का नाम लिखेंगे। तो लिखा गया है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ which has been written by a great poet of America, Walt Whitman। ये दोस्तों ये लाइन जो दिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और उसके राइटर है एक महान कवि जो अमेरिका के हैं, वॉल्ट विटमैन। तो क्लियर हो गया, वॉल्ट विटमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, और उन्होंने क्या लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, और उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे देखते हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि एक्सप्रेस करता है, वर्णन करता है हिज पर्सनल फीलिंग्स, किसको? अपने व्यक्तिगत अनुभवों को। हेयर, यहाँ कवि इस कविता में इस पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को एक्सप्रेस करते हैं, वर्णन करते हैं, व्यक्त करते हैं। दैट कि एवरीवन सेलिब्रेट्स एंड सिंग्स हिमसेल्फ, दुनिया में जो प्रत्येक लोग हैं वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं और गाते हैं स्वयं, यानी स्वयं उत्सव मनाते हैं और स्वयं गाते हैं। एंड नोबडी, और कोई व्यक्ति नहीं, थिंक्स सोचता है, अबाउट अदर रिलीजन्स, दूसरे धर्मों के विषय बारे में, एंड अदर पर्सन्स, और दूसरे लोगों के बारे में। व्हाइल ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड फॉर्म्ड फ्रॉम सेम प्रोसेस, जबकि कवि ये कहना चाहते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स, जितने ह्यूमन बींग्स हैं इस धरती पे, सभी एक समान है और एक ही प्रोसेस से, एक ही प्रक्रिया से बनाए गए हैं। फिर भी कोई दूसरे की चिंता नहीं करता है, किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, सब स्वयं में उत्सव मनाते हैं और स्वयं में गाते हैं। दोस्तों ये था ऊपर के लाइंस का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन। देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। जी दोस्तों, पोएम नंबर 4 से लिया गया एक्सप्लेनेशन है। पोएम नंबर 4 है ऑड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। जी दोस्तों, ऑड टू ऑटम के राइटर है जॉन कीट्स, और इसी ऑड टू ऑटम से लिया गया ये पंक्ति है सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटलेसनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। दोस्तों ये लाइन है पोएम का और हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत मैं बता चुका हूं, उसी तरह से करना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स लिया गया है, तो कविता का नाम पता है, द पोएम ऑड टू ऑटम बाय द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। जी दोस्तों, ये लाइन ऑड टू ऑटम से लिया गया, ये पंक्तियां ऑड टू ऑटम से ली गई है, और ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट, जो महानतम रोमानी कवि थे जॉन कीट्स, उनके द्वारा इसे लिखा गया है, इस कविता को लिखा गया है। अब यहाँ पे पोएट क्या बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ऑटम। जी है दोस्तों, यहाँ पे ऑटम के बारे में कवि क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ऑटम शरद ऋतु को बोला जाता है, तो यहाँ पे शरद ऋतु के विषय में कवि बात कर रहे हैं। ही ब्रीफली डिस्क्राइब्स, वह संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं द सीजन, इस सीजन को, इस मौसम को, एंड इमीडिएटली जंप्स, और शीघ्र ही आगे बढ़ जाते हैं। जंप्स का मतलब तो वैसे कूदना होता है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ना लेंगे सेंस में, आगे बढ़ जाते हैं कहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन में। दोस्तों पर्सोनिफिकेशन एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है मानवीयकरण। जी दोस्तों, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कविताओं में पोएट्स द्वारा किया जाता है। तो हम समझेंगे ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।
पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि निर्जीव ऑब्जेक्ट्स को, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटम सीजन में कवि ने बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग को लिविंग की तरह पर्सोनिफाई किया है, एक्सप्रेस किया है। इसलिए कवि शीघ्र ही पर्सोनिफिकेशन की तरफ जाते हैं, सजेस्ट करते हुए और ये सजेस्ट सलाह देते हुए कि ऑटम एंड सन ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग है, आर ओल्ड फ्रेंड्स, लेकिन इनको व्यक्त किया गया किस रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, जो कि सजीव होते हैं। तो ऑटम एंड सन आर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी ऑटम और सन क्या है, पुराने दोस्त हैं। इट इज ऑल्सो अ सीजन when many fruits and other crops are harvested, making autumn fruitful। तो कैसे दोस्त हैं, तो यह एक ऐसा मौसम है जब बहुत से फल और दूसरे फसल लगाए जाते हैं, फसलों की खेती की जाती है, और मेकिंग ऑटम फ्रूटफुल, और इससे शरद ऋतु को क्या, फ्रूटफुल, फलदायक बनाया जाता है। दोस्तों सूरज और ऑटम, शरद ऋतु में पेड़ पौधे फल फूल सब हार्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे कवि ने ऑटम और सन को पर्सोनिफाइड किया है। तो आई होप आपने पर्सोनिफिकेशन को भी समझा और इस दिए गए लाइंस के एक्सप्लेनेशन को भी समझा। चलते हैं, देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। वह है पोएम नंबर 5 से, एन एपिटफ, और इसके राइटर है यानी पोएट है वॉल्टर डी ला मेयर। दोस्तों एपिटफ का मतलब होता है समाधि स्थल। ये दोस्तों समाधि पे जब कोई चीज लिखा होता है तो उसको हम लोग एपिटाफ कहते हैं। एपिटाफ में समाधि के ऊपर लिखे हुए लेख को एपिटाफ कहा जाता है। उससे लिया गया यह लाइन है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। दोस्तों ये लाइंस है इस कविता का, और इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एन एपिटाफ बाय वॉल्टर डी ला मेयर। ये दोस्तों यह शुरुआती पंक्तियां ली गई है, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों से कविता की शुरुआत भी होती है। तो ये शुरुआती पंक्तियां हैं किससे ली गई, एन एपिटाफ से, और इसके राइटर कौन है, वॉल्टर डी ला मेयर। तो इस एपिटाफ कविता के कवि हैं वॉल्टर डी ला मेयर। हियर द पोएट टॉक्स, यहां कवि बात करते हैं, क्या बताते हैं, ही इज बिलव्ड, अपने बिलव्ड के बारे में बात करते, टॉक्स अबाउट हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका के बारे में बात करते हैं। हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो काफी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो कवि यहाँ पे अपनी उस प्रेमिका के बारे में बात करते जो काफी खूबसूरत थी, बट लेकिन हु बिट्रेड द लव ऑफ द पोएट, लेकिन उस प्रेमिका ने धोखा दिया था कवि के प्यार को, यानी कवि के प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं की थी। द लेडी डिड नॉट प्रूव टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। आगे कवि कहते हैं कि वह औरत जो काफी खूबसूरत थी, वह साबित नहीं कर सकी अपने आप को ईमानदार और सिंसियर, सच्चा। तो न वो ईमानदार थी न सच्ची थी। शी वॉज रियली लाइट ऑफ स्टेप एंड इग्नोर्ड द पोएट्स लव। सचमुच में वह थी लाइट ऑफ स्टेप, मतलब दोस्तों कदमों की रोशनी, जब कभी कदम बढ़ाते थे तो उसको रोशनी रहता था उसकी, उस प्रेमिका के रूप में। तो उनके लिए लाइट ऑफ स्टेप थी। एंड बिलव्ड ने क्या किया, इग्नोर किया, नजरअंदाज किया कवि के प्रेम को। कवि ने उनको मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहा, उनसे प्यार किया, लेकिन उनकी प्रेमिका ने उनके प्यार को बिट्रेड किया, धोखा दिया, और वो इग्नोर्ड की। तो ये था इस लाइन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ सभी VVI हैं, और आप उसे बार बार देखेंगे वीडियो को, और उसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसी प्रकार से लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगला एक्सप्लेनेशन लिया गया है पोएम नंबर 6 से, जो कि है द सोल्जर, और इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। ये दोस्तों यह सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति कविता है, और इसके राइटर रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक है। इनके अंदर भी देशभक्ति की भावना है। तो इन्होंने अपने देशभक्ति को इन कविताओं के माध्यम से, कविता की पंक्तियों के माध्यम से लिखा है।
तो उसी से लिया गया कुछ पंक्तियां हैं। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ये दोस्तों ये इंग्लैंड के कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, और उन्होंने इंग्लैंड के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी मातृभूमि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पैट्रियोटिक पोएम, द सोल्जर, which has been composed by a great poet of England, रूपर्ट ब्रूक। ये दोस्तों काफी अच्छा लाइन है, स्टार्ट इसी तरह से होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां ली गई हैं एक देशभक्ति कविता से जिसका नाम है द सोल्जर, विच हैज बीन कंपोज, जिसे रचा गया है, लिखा गया है, कंपोज किया गया है बाय अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि जो कि इंग्लैंड के थे, रूपर्ट ब्रूक उनके द्वारा। तो इंग्लैंड के एक महान कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा द सोल्जर नामक कविता को रचा गया है जो कि एक पैट्रियोटिक कविता है, और उसी कविता से ये प्रस्तुत पंक्तियां ली गई है। आई होप यू गॉट इट। आगे है द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड, और अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये दोस्तों ग्रेटिट्यूड आभार को बोलते हैं, तो अपना आभार व्यक्त करते हैं। ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं अबाउट फॉरेन लैंड, विदेशी धरती, इन विच ही विल बी बरीड आफ्टर हिज डेथ, जिसमें उन्हें दफनाया जाएगा उनकी मौत के बाद। एंड दैट लैंड विल रिमेन अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, और उनकी मौत के बाद जब उन्हें उस जमीन में दफना दिया जाएगा जो कि फॉरेन लैंड है, तो वो धरती हमेशा के लिए क्या बन जाएगी, किसका पार्ट बन के रह जाएगी, इंग्लैंड का पार्ट बन के रहेगी। दोस्तों कविता के माध्यम से ऐसा लगता है कवि किसी युद्ध में गए हुए हैं, और जब वो ऐसा सोचते हैं कि जब वो युद्ध में मारे जाएंगे तो उनको उसी फॉरेन लैंड के किसी कोने में दफना दिया जाएगा, लेकिन उनके दफनाए जाने के बाद वह कोना भी हमेशा के लिए किसका पार्ट हो जाएगा, इंग्लैंड का पार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन। अगला एक्सप्लेनेशन है पोएम नंबर 8 से लिया गया, फायर हिम से, और इसके राइटर है KKN दारूवाला। और लाइन्स है ब्रोकन येट रिबेलियस, आई सोर दिस टाइम फॉरगिविंग। ये दोस्तों ये काफी अच्छी कविता है फायर हिम, और अग्निगीत है, अग्नि भजन है ये, और इसके राइटर है KKN दारूवाला। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। The lines have been taken from the poem Fire Hymn written by KKN दारूवाला। जो ये पंक्तियां हैं वो ली गई हैं किस पोएम से, फायर हिम से, और किनके द्वारा लिखा गया है, KKN दारूवाला के द्वारा। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से देखेंगे आगे। He is disturbed to see the half burnt bodies at the ghat and is filled with remorse and guilt of having burnt the body of his firstborn some years ago। दोस्तों he is disturbed to see the half burnt body at the ghat, यानी घाट पर हाफ बर्न अध जले शवों को देखकर। यह दोस्तों घाट यहाँ पे शमशान घाट को डिनोट करता है। तो शमशान घाट में जब लाश जलाई जाती है तो घाट पर अध जले शवों को, यानी पूरी तरह नहीं जले हुए अध जले शवों को देखकर वह व्याकुल होते हैं। कवि क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इज फिल्ड विथ रिमोर्स एंड गिल्ट ऑफ हैविंग बर्न द बॉडी ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न सम ईयर्स अगो, यानी कुछ साल पहले अपने पहले जन्म को याद करते हैं कवि। कुछ साल पहले जब वो अपने पहले जन्म में होंगे तो उनके शरीर को जलाने के लिए पश्चाताप और अपराध बोध से उनका मन भर जाता है। तो ये सोचते हैं, कवि सोचते हैं कुछ साल पहले जब उनका प्रथम जन्म हुआ था, फर्स्ट जन्म था, तो उसमें जब उनकी बॉडी को जलाई गई थी तब वो सोचते हैं कि जिस प्रकार का पश्चाताप या अपराध बोध उनके से हुआ था वही कारण इनके शरीर को जलाया जा रहा है। सो ही आस्क फॉरगिवनेस, इसलिए वह क्षमा मांगते हैं और
कसम खाते हैं कि इसे कभी फिर से रिपीट नहीं करेंगे, मतलब इसे कभी नहीं दोहराने की कसम खाते हैं। दोस्तों यहाँ पे किस चीज को नहीं दोहराना है, तो अपने गिल्ट को और रिमोर्स को, यानी पश्चाताप को और अपराध को वो दोहराने की कसम खाते हैं और बोलते हैं कि जो पश्चाताप हो गया उसके लिए उसे उन्हें माफ कर दिया जाए। तो ये था इस लाइन का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन। देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन जो है नौवे कविता से, जिसका नाम है स्नेक और इसके राइटर है D.H. लॉरेंस। ये दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट कविता है और पंक्तियां इस प्रकार है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी एंड फिनिश हिम ऑफ डैश डैश डैश, में कुछ और पंक्तियां रही होंगी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक बाय D.H. लॉरेंस, अ ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये दोस्तों ये पंक्तियां ली गई है किस कविता से, स्नेक से, और किसके द्वारा लिखी गई है, D.H. लॉरेंस के द्वारा, जो एक महान नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है और कवि है इंग्लैंड के। दोस्तों पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, देखते हैं आगे। अ स्नेक ऑन अ हॉट डे केम टू अ वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक वाटर। एक कोई सांप गर्मी वाले दिन में आ गया पानी के नाद के पास। ट्रॉफ मतलब नाद होता है जिसमें पानी भराया था। टू ड्रिंक वाटर किस लिए आया, पानी पीने के लिए आया। गर्मी का मौसम था, सांप प्यासा था, कहीं से पानी पीने के लिए वो वाटर ट्रफ के पास आ गया। द पोएट डज नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जब पोएट ने देखा कि सांप वहां पे है तो पोएट जानता नहीं था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अल्टीमेटली आखिरकार ही थ्रोज अ लॉग ऑफ वुड, वो फेंकते हैं एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक डंडा, टू द स्नेक, किस पे, स्नेक पे। बट द स्नेक डिसअपीयर्स, लेकिन स्नेक सांप अचानक गायब हो जाता है। एंड द पोएट रिग्रेट्स हिज एक्शन, और पोएट को अपनी गलती, अपने काम पे पछतावा होता है कि उन्होंने बेकार में ही लॉग ऑफ वुड से स्नेक को मारने की कोशिश की। तो ये था इस कविता का एक्सप्लेनेशन। देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन जो कि अंतिम एक्सप्लेनेशन है और अंतिम कविता से है। जी दोस्तों ये 10वीं कविता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके राइटर है कमला दास। इससे ली गई पंक्ति इस प्रकार है। देयर इज अ हाउस नाउ फार फार अवे। फार अवे होगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर मिसप्रिंट है, तो फार अवे, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मैंने एक बार प्रेम पाया था, दैट वुमन डाइड, वो औरत मर गई है। तो इस कविता में आखिरकार कवित्री कहना क्या चाहती है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन है, द पोएट कमला दास रेफर्स टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर सी हैड स्पेंट हर चाइल्डहुड। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री जो है कमला दास, वो रेफर करती, उल्लेख करती है किसका, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर को, वेयर, जहां सी हैड स्पेंट हर चाइल्ड, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। सी हैड रिसीव्ड एनॉर्मस लव एंड अफेक्शन, वहां पे उन्हें बहुत काफी प्यार और स्नेह मिला था, स्नेह प्राप्त किया था उन्होंने। हाउएवर, फिर भी, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ के मौत के बाद, द हाउस बिकेम डिजर्टेड, हाउस क्या हो गया, वीरान हो गया। डिजर्ट का मतलब होता है वीरान, तो वीरान हो गया मतलब वहां कोई नहीं रहता था। विद स्नेक्स मूविंग अराउंड, और उसमें केवल सांप जो थे चारों ओर घूमते रहते थे। तो जब वो औरत यानी उनकी दादी माँ मर गई तो वो घर क्या हो गया, डिजर्ट हो गया, वीरान हो गया। और यही वो घर था जहां पे बचपन में कमला दास को प्रेम और स्नेह मिला था। तो दोस्तों ये था पोएट्री के इंपॉर्टेंट लाइंस और उसके एक्सप्लेनेशन। आई होप आपने इनको अच्छे ढंग से समझा। और ये काफी वीवीआई है, इसमें से जितने वीवीआई चैप्टर्स थे उससे लाइंस ले लिए गए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें और लिख कर प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, टू बी कंटिन्यू टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोज सेक्शन। जी दोस्तों, अगला प्रश्न जो 3 होगा उसमें प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे, यानी प्रोज से कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और उसके एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इंग्लिश वाटिका के संग, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो को सचमुच लाइक किया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।